आपका आज का जो टॉपिक है वो है रिटर्न ऑफ। इसको हम मोस्टली बुक से ही पढ़ेंगे, नोट से ही, क्योंकि प्रोविजनल चैप्टर है ज्यादा। तो कुछ पार्ट को हम लिखेंगे। इसके बारे में बात हम यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहला सेक्शन जो होता है इस चैप्टर का, रिटर्न ऑफ इनकम का, वो है सेक्शन 139, क्योंकि हमें ये बताता है कि आपको रिटर्न किसे भरना है और कब तक भरना है, उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो इसके लिए अपन बुक में चलेंगे, थोड़ी बहुत चीजें नोट करनी होगी, अदरवाइज अपने को मोस्टली ये चैप्टर बुक से ही पढ़ना। देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इन फॉलोइंग केसेस में बताओ कि इन्हें रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं। या तो ये बताना पड़ता है, या फिर हमें ये बताना पड़ता है कि किस ड्यू डेट तक इस पर्टिकुलर पर्सन को रिटर्न भर। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, या तो अलग अलग केसेस में हमें ड्यू डेट बतानी होती है, या फिर हमें ये बताना होता है कि इस पर्सन को रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं है। इस टाइप की बातें हमको बतानी होती। सबसे पहला सेक्शन अगर हम इस चैप्टर का देखें तो वो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अभी किसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है ये यहां पर बताया गया है। सबसे पहले तो देखो, दो एसएससी का अगर आपको कभी भी पूछ ले कंपनी और फर्म के बारे में, इनके लिए है मैंडेटरी कि कंपनी और फर्म को तो रिटर्न भरना ही भरना पड़ेगा, मैंडेटरी। तो अगर आपको कैसे दे के पूछे, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसको लॉस हो गया है, अब बच्चे क्या है कि भावुक हो जाते, बोले तो लॉस हो गया तो रिटर्न कहां से भरेगी। नहीं, रिटर्न भरना जरूर। तो यहां पर ध्यान रखें, कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें एलएलपी भी आ जाती है, इनके लिए रिटर्न भरना इज कंपलसरी। कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको तो रिटर्न भरना ही भरना पड़ेगा। इनकम हो या लॉस हो, आपको कोई सा भी केस दे दे और पूछ ले कभी भी, तो ध्यान रखना इनके लिए रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी। लेकिन बाकी लोगों के लिए, अब ध्यान से देखना वर्ड क्या बोला है, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। हम कई बार क्या देखते हैं या क्या सोचते हैं, बोले सर रिटर्न भरना है कि नहीं भरना, वो उसकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है। कौन सी वाली, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस टोटल इनकम देखी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि रिटर्न भरना है या नहीं भरना, इसका डिसीजन लेने के लिए ग्रॉस इनकम देखी जाएगी, ना कि नेट इनकम। तो ये गलती नहीं करनी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। अब वो भी ध्यान रखें कि ग्रॉस टोटल इनकम भी कैसे निकालनी है आपको, बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 54, 54B, 54D, EF, G एंड चैप्टर 6। ये तो क्या हो गई, ये सारे सेक्शन आते हैं कैपिटल गेन के अंदर, उसकी एग्जम्पशन। इन सेक्शंस में दी रखी है हमको कैपिटल गेन चैप्टर में जो एग्जम्पशंस मिलती। सपोज करो आप ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंच गए, तो जीटीआई तो पहले ही आती है डिडक्शन देने से, तो ऑब्वियस सी बात है डिडक्शन तो देना ही नहीं है। लेकिन एक बात, हम नॉर्मली तो क्या करते हैं, जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तो कैपिटल गेन की इनकम तो निकल चुकी होती है, हम पांचों हेड की इनकम जोड़ते हैं, सेट ऑफ करते हैं, क्लबिंग करते हैं, तो जाके हमारी जीटीआई। तो अगर हमारी सेक्शन 54 की कोई एग्जम्पशन होगी, वो तो हम कैपिटल गेन हेड में ही दे चुके होंगे। अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि आपको जो इनकम निकालनी है ना, वो ये एग्जम्पशन देने से पहले निकालनी है। तो आप क्या करो, जैसे ही आपकी जीटीआई आ जाए उसमें ऐड कर दो क्या, वो जो एग्जम्पशन आपने ऊपर। तो आपकी जो वो जीटीआई आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी, बिफोर गिविंग इफेक्ट। मान लो आपको सेक्शन 54 में 2 लाख की एग्जम्पशन मिली, 1 लाख की मिली, आप जीटीआई तक पहुंच जाओ, फिर उसमें ऐड बैक कर दो वो वाली एग्जाम। तो क्योंकि ये बोल रहे हैं बिफोर गिविंग इफेक्ट।
अब ऐसे भी चेक की जा सकती है कि सर हम उस एग्जाम्पशन को दे ही ना, लेकिन उसमें कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप तो नॉर्मली निकालो जीटीआई, फिर उसमें ऐड बैक कर दो वो एग्जाम्पशन अगर इस सेक्शन में नहीं रखी है। फिर आप इनकम देखो, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है आपकी 3 लाख, क्योंकि डिफॉल्ट वाली को सोच के चलना है, ठीक है। तो भी अपन ये यहां पर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी मैं लिख देता हूं जो हमारे लिए एप्लीकेबल होगी। देखो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कौन सी लगेगी, ये डिपेंड करता है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम ले रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजाइम ले रहे हैं। जो डिफॉल्ट वाली है वो तो है 3 लाख, और जो वो पुरानी वाली है ना उसको अल्टरनेट बोलते हैं, ओल्ड भी बोलेंगे हम। उसके अंदर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अभी भी 2.5 लाख है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर बिना कुछ बोले कोई पूछे क्या है तो 3 लाख ही बोलनी है। बट कोई यूं बोले ओल्ड टैक्स रिजाइम या अल्टरनेट टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग बताओ तो कितनी है, तो 2.5 लाख है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा जो आपको यूं भी बोल सकता है कि इस पर्सन ने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट करा है। ऑप्ट आउट करने का मतलब क्या होता है, नहीं लिया है, फिर उसने ओल्ड ली है। ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्ट आउट के ही आएंगे, मतलब असेसी न्यू टैक्स रिजाइम नहीं ले रहा होगा, इसी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर अपने क्या देखा और क्या नोटिसेबल चीज है कि देखी इनकम जो देखी जाती है वो नेट टोटल इनकम नहीं देखते, ग्रॉस टोटल इनकम देखते हैं। अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी। जैसे ये किसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गए, तो उनके ऊपर लग जाएगा। इंडिविजुअल, एचएफ, यूआई और एजेपी, इन लोगों के ऊपर ये वाला लगे, अदर एसएससी। अब इसके बाद में बात आ रही है कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न की। सर अभी ऊपर भी पढ़ा कि रिटर्न भरना कब जरूरी है, फिर से पढ़ रहे हैं। ऊपर जो भी अपन ने पढ़ा में एक तो था कंपलसरी, दूसरा था इनकम पर डिपेंड होना। मान लो किसी पर्सन की इनकम तो लिमिट में ही है, बट अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो भी फिर उसे रिटर्न भरना जरूरी हो। मतलब आप या तो ये वाली कंडीशंस पूरी कर लो और ये नहीं कर रहे हो, और अगर ये भी कर दी तो भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। देखिए क्या बोला गया, एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले तो देखो, बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी को छोड़ के और कौन सा रेजिडेंट बन जाता है। देखो ये जो प्रोविजन है ये लगेगा, रेसिडेंट होना चाहिए और ऑर्डिनरी। तो यूं भी बोल सकते हैं एनी पर्सन बीइंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके ऊपर लगेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो हटा दिया है, तो ये जो भी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। शेल फर्निश अ रिटर्न विद इन ड्यू डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस। अब यहां पे देखो एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनकम के लिए और लॉस के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, इनकम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि जनरली अगर लॉस हो जाता है इंडिविजुअल का तो उसे तो रिटर्न ही नहीं भरना है। लेकिन यहां तो क्या बोला, इनकम हो या लॉस हो रिटर्न भरना पड़ेगा अगर ये कंडीशन पूरी हो। फॉर द प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट और डज नॉट हैव एनी टैक्सेबल इनकम इफ ई। अब वो क्या करता है ऐसा, होल्ड्स एज ए बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट including any financial interest in entity located outside India, or has signing authority in any account located outside India, or is a beneficiary of any asset located outside. देखो इनको समझते हैं, अब इन चीजों का मतलब क्या है। पहला क्या बोल रहा है, होल्ड एज ए बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड। इसको समझते हैं, देखो पहले पॉइंट का मतलब क्या है। अब ये पर्सन है मिस्टर राज। मिस्टर राज क्या है, ओनर है।
एक बिल्डिंग है जैसे। तो अब यहां पर इस केस में इसके लिए मिस्टर राज के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी। या फिर सपोज करिए मिस्टर राज का फाइनेंशियल इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग है। एक्स लिमिटेड है आउटसाइड इंडिया, वो भी मिस्टर राज के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। सपोज करिए कि मिस्टर राज का बैंक अकाउंट है, वैसे बैंक इसकी यहां पर साइनिंग अथॉरिटी तो होगी। यहां पर भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी इस केस के अंदर भी। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, होल्ड्स एज ए बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आप बेनिफिशियल ओनर है और अदरवाइज कैसे भी हो भाई, लेकिन आप किसी एसेट के ओनर हो, घुमा फिरा के इनका ही कहने। और हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और फिर इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब इसकी भी बात करते बिल्डिंग है लोकेटेड इन यूएसए। मिस्टर पीटर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी राइड इन यू। यहाँ पे हो क्या रहा है,
ये जो बिल्डिंग है वो रेंट पर दी गई। ये मिस्टर एडम स्मिथ को दी गई रेंट पर। अब ये रेंट जो है, हाँ, वो क्रेडिट होता है मिस्टर राज के अकाउंट। मिस्टर राज क्या है, आप जब किसी असेट से मिलने वाला बेनिफिट आप उठा रहे हो तो आप उस असेट के बेनिफिशियरी कहलाते हो। मान लो गाड़ी लिए आपके पापा ने, चलाते आप हो, ओनर आपके पापा है और आप हो बेनिफिशियरी। इसी तरीके से बिल्डिंग का ओनर तो कोई और है, लेकिन आप ओनर ना होकर के आप क्या हो, आप बेनिफिशियरी हो। या तो आप बेनिफिशियल ओनर हो तो भी करना है। और मान लो आप ओनर नहीं हो लेकिन उस असेट से मिलने वाले बेनिफिट्स आप ही को मिल रहे हैं और वो असेट लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, उस सिचुएशन में भी मिस्टर राज के लिए रिटर्न फाइलिंग में। तो ये सारी बातें कही गई है कंपलसरी में, तो इन सारे केसेस में इनकम देखे बिना ही रिटर्न फाइल करना जरूरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। हाँ जी, ये सभी को क्लियर है। तो देखो तीन केसेस में क्या क्या बोला गया। पहला केस तो क्या बोल रहा था कि मिस कोई व्यक्ति अगर बेनिफिशियल ओनर हो इंडिया के बाहर लोकेटेड किसी असेट का तो रिटर्न भरना जरूरी। दूसरा बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी अगर उसका हुआ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी एंटिटी में शेयर होल्डिंग है ऐसा कुछ है, ठीक है, तो भी उसका रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। वो इंडिया के बाहर किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी रखता है तो भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। या फिर वो बेनिफिशियल ओनर है, इंडिया के बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियल ओनर तो ऊपर आ गया, बेनिफिशियरी ओनर। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो व्यक्ति उस असेट से फायदे ले रहा है। जैसे ये बिल्डिंग तो मिस्टर पीटर की, तो ओनर तो वो हुआ, बट इससे मिलने वाला रेंट किसके खाते में जा रहा है, मिस्टर राज, तो ही इज बेनिफिशियरी। इसके इस केस में भी मिस्टर राज को रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। ये तीनों बातें यहां पर बोली गई थी जो अपन ने अभी देखी है। इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सब में फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है साइनिंग अथॉरिटी और अकाउंट लोकेटेड, या फिर बेनिफिशियल ओनर है किसी। अब देखिए यहां पर एक बात क्या बोली गई, इफ इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको समझते हैं। ये है एक बिल्डिंग लोकेटेड इन मिस्टर राज ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और बेनिफिट इस प्रॉपर्टी का मिस्टर राहुल जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ये बेनिफिशियरी है। मिस्टर राज तो बेनिफिशियल ओनर है और मिस्टर राहुल जो है वो बेनिफिशियरी है। अब यहां पर किसी एक ने
मिस्टर राज ने रिटर्न फाइल कर टैक्स भी पे कर दिया। प्रॉपर्टी से जो तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो मिस्टर राहुल है ना, इनको कंपलसरीली रिटर्न फाइल करने की जरूरत। तो ये नोट जो बोल रहा था कि अगर फर्स्ट पर्सन में कोई इनकम दिखाई जा चुकी है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन टैक्स दे चुका है, तो फिर वो सेकंड पर्सन की इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी, तो रिटर्न नहीं भरना होगा। ये वर्ड लिखा हुआ है। अब फर्स्ट पर्सन ने दिखा दिया, मिस्टर राज जो ओनर है वो ऑलरेडी दिखा चुका है, इनकम और टैक्स दे चुका है, तो फिर जो बेनिफिशियरी जो फायदा उठा रहा है, उसके पास बेनिफिट पहुंच रहा है, उसे रिटर्न फाइल करने की जरूरत। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कुछ पॉइंट बोले हुए, देखो जो अदर पर्सन बच गए उनके लिए है। बड़ा सिंपल है। अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि भाई अदर एसएसी के लिए, अगर अदर एसएसीज की जीटीआई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर होगी तो ही रिटर्न भरना होगा। लेकिन फिर हमने एक ये पॉइंट पढ़े, केसेस बोले इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, इन केसेस में तो रिटर्न भरना ही हो। फिर इसके बाद में एक और केस आ रहा है, अगर किसी की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है लेकिन वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस कर रहा है, तो भी उसको रिटर्न भरना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, ये हम देखते हैं। तीन केसेस यहां पर बताए गए हैं, अगर इन तीन में से एक भी कंडीशन वो पूरी कर देता है एसएससी, तो उसको रिटर्न भरना। पहली कंडीशन, एग्रीगेट डिपॉजिट, करंट अकाउंट। और देन रुपी, किसी व्यक्ति ने अपने करंट अकाउंट्स में एग्रीगेट डिपॉजिट, एग्रीगेट का मतलब क्या है, उसके चार अकाउंट है तो चारों का मिला के। और यहां पर वर्ड बड़ा ध्यान से देखिएगा आगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, नहीं तो यहाँ पे वर्ड करंट अकाउंट है, आगे सेविंग अकाउंट से रिलेटेड भी कंडीशन है। करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुला सकता है, उसने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कराए हैं, ट्रांजेक्शन नहीं है। काफी सारे लोग यूं बोलते हो सर 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन कर लिए ना, ट्रांजेक्शन भी वर्ड नहीं बोल रहा हो, क्या बोल रहा है,
डिपॉजिट होने चाहिए करंट अकाउंट 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा। सर 4 अकाउंट है तो चारों के जोड़ के अगर 1 करोड़ रुपए को वो क्रॉस कर रहा है फिर उसे रिटर्न भरना पड़ेगा, चाहे इनकम कितनी भी। नेक्स्ट, एग्रीगेट एक्सपेंस फॉरेन ट्रेवल बैक। के या किसी और, खुद के या किसी और के फॉरेन ट्रेवल पर, अगेन एग्रीगेट है। 4 बार आउटसाइड इंडिया गया तो चारों बार का जोड़ेंगे और वो जोड़ के उसका क्रॉस हो जाना चाहिए 2 लाख। फॉरेन ट्रेवल पे या तो खुद के फॉरेन ट्रेवल पे खर्च किया है या फिर किसी और के फॉरेन ट्रेवल पर खर्च किया है तो भी यहां पर कवर होगा। एग्रीगेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर लिया है एग्रीगेट। किसी पर्सन के नाम पे 2 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो दोनों का जोड़ के देखेंगे और अगर वो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी कर लेता है तो फिर रिटर्न भरना मैंडेटरी। इफ एनी कंडीशन इज फुलफिल्ड देन तो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए हो गए। या तो आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का डिपॉजिट करा रहे हो या फिर फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का खर्च कर रहे हो या फिर आप 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आपका लाइट का बिल से ज्यादा आ रहा है। ये कुछ और कंडीशन है वो भी मैं आपको लिख। तो अब देखिए यहां पर जो बातें लिखी हुई एक बार उसको क्विकली रीड कर लेते हैं। अ पर्सन अदर देन फर्म कंपनी, क्योंकि उनके लिए तो मैंडेटरी है, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न एज पर अफोरसेड प्रोविजन, मतलब उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है लेकिन वो ये काम कर रहा है, हैज डिपॉजिटेड एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रुपीज 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। 1 करोड़ या उससे ज्यादा बैंक में जमा कराए हैं, उसने खर्चा करा है 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का खुद के फॉरेन ट्रेवल पर या किसी अदर पर्सन के फॉरेन ट्रेवल पर, या फिर उसने 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का एग्रीगेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करा है।
fulfill such other condition as may be prescribed shall furnish a return of his income on or before the date in such form. अदर कंडीशन भी है, देखो ये रूल 12A भी डाला गया। हो सकता है आप लोग जब इंटर में थे जब ये रूल 12A भी था ही नहीं, तो भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ रूल 12A भी क्या बोल रहा है। अदर कंडीशंस, अदर कंडीशन में पहला, बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 3 लाख, तो भी रिटर्न भरना जरूरी। किसी प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड कर जाती है 10 लाख को, भी रिटर्न भरना जरूरी है। एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस की डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है, एक्सीड कर जाता है 25,000 को, ये 25,000 की लिमिट 50,000 होगी इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। या फिर एग्रीगेट डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, पहले देखो करंट अकाउंट आया था, यहां सेविंग अकाउंट है, एक्सीड कर जाता है 50 लाख। तो यहां पर देखिए टोटल 4 कंडीशंस है। या तो किसी के बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर गया, बोले सर मेरे तो 65 लाख के खर्चे हैं, तो मेरा तो 5 लाख का लॉस है उल्टा, बोले कोई बात नहीं रिटर्न भरना जरूरी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, यदि किसी के बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर जाए। और अच्छा कोई प्रोफेशनल है तो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 10 लाख को क्रॉस कर गई है तो बोले आपके लिए रिटर्न भरना जरूरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। यदि किसी व्यक्ति का जो टीडीएस कटा है पूरे साल में मिला के, या टीसीएस उसका जो कलेक्ट किया गया है वो 25,000 रुपए से ज्यादा है, किसी का 25,000 से ज्यादा टीडीएस कट गया साल में, तो उसकी इनकम कितनी हो रिटर्न भरना जरूरी है। हाँ, ये 25 की लिमिट 50,000 हो जाएगी सीनियर सिटीजन की केस। और या फिर किसी व्यक्ति ने अपने सेविंग अकाउंट में, पहले जो पॉइंट था वो था करंट अकाउंट में 1 करोड़, लेकिन सेविंग अकाउंट में यदि किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर, अब इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हुई, अगेन वही बात, रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। तो देखिए इधर चलते हैं बुक के अंदर, इस टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एज दी केस में भी जो भी बोलो आप, बोले बिजनेस का केस है 60 लाख के ऊपर चले जाए, अगर प्रोफेशनल का केस है तो 10 लाख के ऊपर चला जाए,
यदि किसी व्यक्ति का जो एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस कटा है, कलेक्ट किया गया है, वो 25,000 से ज्यादा हो जाए, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है, और वो सेविंग बैंक अकाउंट में जितने भी उसके सेविंग बैंक अकाउंट है वो मिला करके 50 लाख से ज्यादा जमा करा दे। ये सब पूरे साल की लिमिट्स है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के लिए देख रहे हैं कि उसको रिटर्न भरना है कि नहीं। ये सब एग्रीगेट ईयर की लिमिट्स है। अगर साल में ये कुछ भी होता है तो भी रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी हो। ड्यू डेट की अगर बात करें सर, रिटर्न कब तक भरने हैं, तो ड्यू डेट आपके सामने आपको कुछ दिख रही होगी, इसका क्वेश्चन भी आता है, ड्यू डेट्स फॉर रिटर्न फाइलिंग। जो भी व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में एंटर होता है ना, उसके लिए तो है 30 नवंबर। अब आपको ऐसे कुछ दे देगा, बोलेगा ये सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ है, वेयर द एसईसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 3 CEB अंडर सेक्शन 92 पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब जो इंटरनेशनल टैक्स आप पढ़ोगे, या जिन लोगों ने पढ़ लिया ऑनलाइन वालों में, तो वहां पर क्या एक 92E सेक्शन है, जो कि बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किए हैं तो अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट लाके फर्निश करनी पड़ेगी 92E के अंदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसको 92E में रिपोर्ट फर्निश करनी है उसके लिए डेट क्या है, 30 नवंबर। क्या सर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 92E में फर्निश नहीं कर पड़ती है? तो जो भी 1 करोड़ रुपए तक है ये ट्रांजेक्शन करता है, तो ये 92E की रिपोर्ट फर्निश नहीं करनी पड़ती। अब मान लो किसी को आपको ऐसा एग्जांपल दे दे, बोले 40 लाख के पूरे साल में ट्रांजेक्शन की, तो क्या वो 92E में रिपोर्ट फर्निश करेगा? 92E में ही रिपोर्ट फर्निश नहीं करेगा, क्या उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो? मैंडेटरी तो होगा ही, लेकिन 30 नवंबर डेट नहीं होगी, 31 अक्टूबर डेट हो जाए। तो जिनकी ऑडिट होनी होती है, जैसे कंपनी की तो हमेशा ही ऑडिट होती है, 31 अक्टूबर है 30, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में तो कंपनी की हमेशा ऑडिट होती है, और जो अदर लोग हैं जिनकी ऑडिट होती है 31 अक्टूबर है। बाकी फिर अदर केसेस में डेट क्या होती है, 31 जुलाई। ये आप इंटर में भी पढ़ के आए हो, तो आपको ये डेट पता ही है, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई। आपके लिए नई डेट जो है वो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो एंटर होता है उसके लिए 30 नवंबर। अभी यहाँ पे देखो, ये जो आपको फॉर्म नंबर भी आया था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये भी अपने, कि भाई फॉर्म नंबर कौन सा भरना पड़ता है 92E के अंदर, तो 3CEB फॉर्म नंबर और 92E ये फॉर्म नंबर, और ये चीजें आपके इंटरनेशनल टैक्स के अंदर है, वहां पर भी आएगी, और यहाँ से MCQ बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और आगे की चीजों को कवर करेंगे।